बाकी हाँ जी, बात हो गई। अभी आपके लिए यही ऑप्शन हमने 2 हफ्ते पहले तो देखा, स्टिल वही ऑप्शन चल रहा है। तो 2 हफ्ते की छुट्टी क्यों दी मुझे? क्योंकि आप लोगों ने ऑप्शंस के लिए हाँ नहीं बोला था। मैम सर बोला था, अब सबके चक्कर में मतलब थोड़े के चक्कर में सबको वो कर दिया मैम ने। कुछ तो चले तो, हमने, कुछ तो घर पे ही थे ना। तो जिनको चाहिए था क्लास वो आ रहे थे और ऑनलाइन ले रहे थे, पूछ लो। नहीं, 3-4 लोग थे। नहीं, ऑनलाइन आप ले रहे थे ना। और तेरे को गंजा बोलेंगे थे। हाँ, सारा चीज तो होना है यहाँ पे। मैं भी दूसरा बोर्ड लगा के देखो। हम्म, चलो इधर देख लो। पाइथन पढ़ते क्यों हो, पहले ये बता दो जल्दी से। हाँ जी, पाइथन पढ़ क्यों रहे थे? क्यों पढ़ रहे थे पाइथन? इसके लिए तो एक्सेल भी था, एसक्यूएल भी था। लेकिन वो थोड़ा बड़े डेटा को पाइथन बड़े डेटा को भी अच्छे से कर सकता है। हाँ, और कुछ? और इसमें मल्टीपल लाइब्रेरी, मल्टीपल काम। क्या आपको पता है कि जो टूल्स था, एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, वो आप किसी ना किसी टूल्स की हेल्प से कर रहे थे। मतलब आपको एक इंटरफेस मिलता था, उसमें काम करते थे, है ना। अगर इंटरफेस है तो लिमिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेस कोई ना कोई बनाता है ना। और वो जितना चीज बना के देगा आप उतना ही यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो अगर आपको कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है, तो वो कैसे करोगे? तो चूंकि आपको पता है कि ये जो टूल्स बन रहे हैं वो किससे बनते हैं, कोडिंग से बनते हैं, है ना। तो अगर ये टूल्स कोडिंग से बनते हैं और हम लोग यही टूल्स यूज करके एनालिसिस का काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कोडिंग से भी तो कर सकते हैं। और कोडिंग आप जितना अपने हिसाब से करोगे उतना कर पाओगे। तो और कोडिंग क्या होता है? ओपन सोर्स है ना? तो आप अपने हिसाब से कोई भी फ्री स्टाइल में जो भी चीजें यूज करना है बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो रहता है। अब इसमें भी दो रहता है। एक रहता है कि कोडिंग में आपको प्रो होना होगा या फिर बेसिक। ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट फेज पे जाते हो, मतलब आप खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो आपको क्या होना चाहिए? प्रो लेवल पे होना चाहिए, मतलब आपको एडवांस सारी चीजें आनी चाहिए। अगर एनालिसिस वाला काम कर रहे हो तो आपको बेसिक पाइथन प्लस एनालिसिस वाले टूल्स, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, वो आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पाइथन क्या होता है, हर एक फील्ड में यूज होता है। हर एक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो उसमें भी होगा, साइबर सिक्योरिटी में जाओगे उसमें भी होगा, फाइनेंस में भी जाओगे उसमें भी होगा, मतलब ए टू जेड जितना भी टेक यूज हो रहा है सब में पाइथन यूज होता है। तो हम सारा चीज तो पढ़ेंगे नहीं। तो सिंपल हम क्या कहते हैं, एनालिसिस वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें आपके पास लाइब्रेरी रहेगा numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब। ठीक है। हाँ, सीबोन सीबोन। तो मैटप्लॉटलिब और सीबोन साथ में काम करते हैं। हम्म मतलब आप बोल सकते हैं कि मैटप्लॉटलिब में क्या आता है कि आपको बेसिक चार्ट्स मिलेंगे, अगर आप उसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाना है, थोड़ा सा और कस्टमाइज करना है, तो सीबोन पे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि यही चीज वेबसाइट बेस होना चाहिए, डैशबोर्ड जैसे आप पावर बीआई एक्सेल पे बनाते थे, वही चीज पे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लॉटी हो जाता है। ठीक है। फ्लोटी हो गया, उसमें 3D अच्छा खासा बना सकते हो। समझे, इसमें अट्रैक्टिव रहेगा, जिस तरीके से पावर बीआई में एज इट इज बनता है ना, उस तरीके से बना सकते हो डैशबोर्ड। तो वो रहता है कि आप कितना कस्टमाइज करना चाहते हो। लेकिन बेसिक रिपोर्ट्स के लिए आपके लिए मैटप्लॉटलिब सीबोन काफी होता है। अगर आप वेबसाइट में इंटरफेस बनाना चाहते हो, जिस तरीके से डैशबोर्ड बनता है, तो आप प्लॉटी, बुके इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। तो यहाँ तक। अब इसमें आता है कि ये लाइब्रेरी आप एनालिसिस के लिए यूज करोगे, लेकिन लाइब्रेरी यूज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बेसिक पाइथन आना चाहिए। किसी भी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो। और लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया, आपने कभी यूज किया? कोडिंग स्टोर हो। आपने एक्सेल पे देखा होगा कि आप सिर्फ क्या लिखते थे? सम, और यहाँ पे डेटा पास कर देते थे। सम इफ, और यहाँ पे डेटा पास कर देते थे, है ना। तो ये था। अब आप बताओ ये सम और सम इफ कैसे बना होगा? आपने कभी सोचा था?
पाइथन से नहीं बना है, वो दूसरा कोडिंग है, वीबी होता है उसके लिए। तो ये कैसे काम करेगा वो चीज आपको नहीं पता, बट आप क्या कर रहे हो, इसका यूज कर पा रहे हो, है ना। पाइथन में भी यही होता है कि अगर आपको इसी तरीके से फंक्शंस बेस्ड सारा काम करवाना है तो लाइब्रेरी यूज करते हो, है ना। बट क्या होता है कि इसमें आपको एक्सेल सिखाया जा रहा था, क्योंकि एक्सेल सीखेंगे तभी तो उसके फॉर्मूला अप्लाई करना सीखोगे, है ना। उसी तरीके से पाइथन में क्या है, जितने भी मॉड्यूल्स है लाइब्रेरी है उसका यूज करना है, तो आपको बेसिक पाइथन आना चाहिए। ठीक है, कि फंक्शंस बनता कैसे है, कि इन फ्यूचर अगर आपको खुद का बनाना रहेगा तो वीबीए में तो नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपको नहीं आता, लेकिन पाइथन में क्या कर सकते हो, खुद का फंक्शंस बना सकते हो, खुद के क्लास बना सकते हो, खुद के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इवन आप क्या कर सकते हो, खुद का लॉजिक से खुद के बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है, तो उतना आपको बेसिक लेवल पे आना चाहिए। ये नहीं होगा कि आपको प्रो लेवल पे कोड आना चाहिए, बट इतना आना चाहिए कि आप सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सको, है ना। तो वो कहाँ तक आपका रहता है टॉपिक, कि सिंपली आपने बेसिक्स में वेरिएबल्स देखे होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक टाइप का कंटेनर है जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा, है ना। इसके भी कुछ रूल्स थे, याद है। तो मान लो ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6 का था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गए। और इस चीज को क्या बोलते थे, वैल्यू। और किस नेम से जानते थे इसको, एक और नेम से भी जानते हैं, इन डेटा टाइप्स बोल सकते हो। और दूसरा रहता है इसको लिटरल्स भी बोलते हैं। लिटरल्स, लिटरल्स बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होता है, कभी चेंज नहीं होगा। तो 5 मतलब 5 ही होता है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको लिटरल। तो स्ट्रिंग भी होगा, टपल भी, सॉरी स्ट्रिंग होगा, इंट होगा, फ्लोट होगा, ये सारा चीज रहता है। अब इसमें क्या रहता है कि हमने दो नंबर स्टोर करवा दिया है, तो स्टोर क्यों करवाया, कोई भी चीज स्टोर क्यों करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, इससे क्या फायदा होगा हमें। हम्म, अच्छा, कोई भी चीज आप रियल वर्ल्ड में स्टोर क्यों करते हो, सिंपल यहाँ पे भी है कि मुझे ए और बी की वैल्यू बाद में यूज करना है, इसलिए हमने क्या किया, उसको स्टोर करके रखा है। क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या था, अलग अलग ऑपरेटर्स थे, याद है। कौन कौन से थे ऑपरेटर्स। हाँ, क्या बोलते थे इक्वल्स टू वाले को। हाँ, असाइन ऑपरेटर्स। दूसरा, असाइन में हमारे पास क्या था, इक्वल टू वाला जो असाइन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या था, जो बेसिक आप क्या करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और मॉड्यूलस। देन रिलेशनल, रिलेशनल को और क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। इसके अलावा और कौन सा होता था, लॉजिकल होता था। ठीक है, एंड और नॉट। अब इसी चीज का यूज करते हो किस लिए, तो वैल्यू में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस के लिए, कि ये डेटा स्टोर किया है, तो इसका स्टोर करने के बाद हम कुछ ना कुछ तो यूज कर रहे हैं ना बिजनेस प्रॉब्लम। कि मान लो किसी ने पूछ दिया इसका क्या सम कितना होता है, तो क्या करते हो, ए प्लस बी करते हो। ठीक है, कहीं पे पूछ देगा कि बताओ कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो क्या करते हो, कंपैरिजन यूज कर सकते हो। अगर किसी ने पूछ दिया कि ए की वैल्यू 5 होनी चाहिए प्लस ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, दोनों आपका कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम आगे क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। तो ये कैसे चेक करते हो, तो इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर का। अब इन दोनों को कंबाइन कर रहे थे, किसके थ्रू कर रहे हैं, एंड। और एंड क्या कहलाता है, लॉजिकल ऑपरेटर है आपके पास, समझ में आया? तो ये चीज आप क्या करते थे, एक्सेल पे भी यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ऑपरेटर्स के बेस पे हो गया। अब इसके बेस पे क्या था, कंडीशंस, कि ये सारा चीज कंडीशंस लगा रहे हो। अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या चाहते हो, फॉल्स होता है तो क्या चाहते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। मतलब कंडीशन के बेस पे कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इसलिए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते थे। कौन कौन सा होता था, याद है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सा है, डिफरेंस पता है, इफ, इफ एल्स, एल। इसके अलावा अगर आप नेस्टेड भी बोलते हो तो नेस्टेड इसी का क्या आता है, कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। नेस्टेड तीनों के लिए होगा। ठीक है, नेस्टेड का मीनिंग समझ में आता है, ये बताओ, आप बताओ, ऐसे नॉर्मली बताओ।
रियल वर्ल्ड में क्या होता होगा? लाइक या तो ये नेस्टेड वो तो हो गया कि मल्टीपल चीजें। नेस्टेड रियल वर्ल्ड में क्या रहता है? जैसे मैंने बोला ना, क्या होता है, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, सिंपल। सिंपल का मीनिंग क्या होता है? इजी। तो उसी तरीके से उसका भी कुछ मीनिंग होगा ना, नेस्टेड का। है नहीं, नेस्टेड। हाँ, कि सेम चीज बार बार जो रिपीट करता है वही हमारा नेस्टेड होता है। ठीक है, कि आपने क्या बोला, इफ, फिर इसी के अंदर क्या यूज कर दिया, इफ यूज कर दिया। ठीक है, देन इसी के अंदर इफ यूज कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये ट्रू होगा तभी ये रन होगा, अगर ये ट्रू होगा तभी ये रन होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो आगे वाला रन नहीं होगा। तो यही चीज हमारा क्या होता है, नेस्टेड होता है। ठीक है, तो हम नेस्टेड किसी में भी कर सकते हैं, तीनों में से। ठीक है, इतना समझ में आया? बाकी इसमें लाइक कंडीशन कैसे हाँ, सिंपल अगर एग्जांपल लेके चले, कौन सा लेके चले? हाँ, वो तो मल्टीपल हो गया, नहीं वो तो इफ एल्स के बेस पे हो गया। इसमें क्या है, कंडीशन के बेस कंडीशंस। तो एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो मैं देता हूँ वो है सिंपल, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, वोट देने जा रहे हो, या फिर मान लेते हैं जॉब के लिए जा रहे हो, है ना। आप जॉब अप्लाई किया, जॉब आपका तभी लगेगा जब आपका क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आपको क्या मिलेगा, इंटरव्यू का चांस मिलेगा, अगर वो चेक कर रहा है तो। अगर आपका इंटरव्यू क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो आपका इंटरव्यू चांस नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड कंडीशन हो गया, कि वो उसने क्या किया, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस रखा है। हो सकता है इसके अंदर और भी कंडीशंस हो। इंटरव्यू चांस मिल रहा है, फिर उसमें भी क्या रहेगा कि ये चांस मिला, उसके बाद क्या देखेगा कि आपको ऑफलाइन देना है, बोलते हैं ना कि ऑनलाइन, कि आपको जो भी देना है, कि अगर ऑफलाइन अवेलेबल हो तभी आप आना इंटरव्यू के लिए, नहीं तो फिर नहीं। तो आपको चांस मिला, लेकिन क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन फिर। तो ये कंडीशन के अंदर कंडीशन चल रहा है। तो इस तरीके से जब रहता है, ये दोनों क्या रहेंगे कि ये ट्रू होगा तभी आगे का ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तभी आगे का ट्रू होगा। ठीक है, इसको क्या इंडिविजुअल लिख सकते हैं, अगर मैंने जिस हिसाब से प्रॉब्लम बताया, ग्रेजुएशन को अलग लिख दिया, इंटरव्यू को अलग लिख दिया, एंड देन ऑफलाइन वाले को अलग लिख दिया। अगर तीनों को अलग लिख देंगे, इसका क्या मीनिंग रहेगा और इसमें क्या मीनिंग रहेगा, इफ ग्रेजुएशन, इफ इंटरव्यू, और यहाँ पे इफ क्या था, ऑफलाइन। ये दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इंडेंटेशन का। और इस, अब इसको हम लोग इफ, और इसको इफ, दोनों में से नेस्टेड कौन सा है, ये फिर दोनों है, ये क्यों नहीं है, इसमें भी तो मल्टीपल इफ है। हम्म, और इंडेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, और उससे क्या मतलब निकलता है, वो तो पता है, वो तो सिंटैक्स एरर का। लेकिन वो स्पेस देते क्यों है हम? ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर में रखने के लिए तो वो सिंपल रहता है कि थोड़ा सा कोड अच्छा दिखे इसलिए। लेकिन फिर ऐसे ही अगर रखते हैं तो बिना ऑर्डर के भी तो रख सकते थे, सिंपल एक लाइन में लिखे जाए तो भी तो ठीक रखेगा। स्पेस देते क्यों है? पढ़ाया नहीं। हम्म, युवराज बताओ, स्पेस क्यों देते थे? अलग अलग डिफाइन कर देंगे। मतलब नहीं समझ में आया, समझाओ। जैसे इफ के बाद स्पेस दिया, देन इसके बाद इसका स्पेस दिया, और इसमें बिना स्पेस का है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? दोनों में डिफरेंस है कि हम अगर स्पेस नहीं देंगे तो वो इंडिविजुअल होगा, और और अगर हम स्पेस देके लिखेंगे तो इंडिविजुअल नहीं, उसी के अंदर लूप में चलता है। पहले पहले वो कंडीशन चेक होगी, तो इसमें जो है नेस्टेड दोनों है, या फिर कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला, या फिर दोनों? सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला तो मल्टीपल। तो ये हमारा मल्टीपल इफ है, मतलब कि ये सही हो या ना हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, क्योंकि ये तीनों क्या इंडिविजुअल है, क्योंकि तीनों का क्या है, सेम प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कैसे पाइथन में डिसाइड होता है, तो स्पेस के बेस पे होता है, कि किसके अंदर कौन सा कोड रन होगा, वो स्पेस के बेस पे ही बताते हैं। समझ में आया? कि अगर ये इफ के बाद है इस तरीके से, मतलब
ये सही होगा तभी आगे रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, है 2 पॉइंट का नहीं, स्पेस अगर बोलोगे तो 4 रहते हैं, 4 स्पेस रहता है, या फिर इसी को बोलते हैं 1 टैब। ठीक है, आपको लगता है कभी कभी कि वो 2 स्पेस ले रहा है, लेकिन क्या होता है कि यूनिवर्सल रहता है 4 स्पेस का। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंपाइलर है या फिर आपका जो वीएस कोड है, किस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया, मतलब किस तरीके से उसका सेटिंग है। लेकिन हमेशा ये 4 स्पेस के बेस पे रहता है। ठीक है, 4 स्पेस या फिर 1 टैब क्लिक करोगे तो सेम रहेगा। ठीक है, तो आप समझ में, इसको बोलते हैं मल्टीपल इफ और इसको बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, मल्टीपल में क्या होगा कि अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, आगे का रन करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो आगे का रन करेगा ही नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है ना। ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इसको कोई मतलब नहीं है, ना ही इसको कोई मतलब है, क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं। क्या होता था, किस तरीके से, इफ वैल्यू मतलब कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स वाला चलता था, है ना। तो मान लो अभी एल्स का है नहीं है, तो ये ट्रू होगा तभी आगे का रन होगा, अगर नहीं है तो इसके बाद जो भी कोड रहता है इसके नीचे जो बाहर में है वो चलेगा फिर आपका। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमेशा, इफ कंडीशंस और स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाहर मैंने बोला एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं, तो ये एक्स वाई जेड हमेशा प्रिंट होगा चाहे ये कंडीशंस ट्रू हो या ना हो। क्यों, क्योंकि इफ के अंदर क्या है वो इंडेंटेशन से पता चलता है। ठीक है, कि इफ के अंदर स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, लेकिन अगर स्टेटमेंट 3 हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या होगा, इस कंडीशंस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, रन होगा। ठीक है, आपको पता चल गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल इफ और इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट इफ का, कि स्पेस के बेस पे ही सारा काम रहता है कि कौन सा कंडीशन किसके बेस पे है। तो फिर अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाओ फिर, कि अगर क्या है कि वो 18+ है तभी उसका वोटर आईडी बनेगा, है ना, या तो फिर तभी उसका क्या बनेगा कि वो चेक करेंगे उसका वोटर आईडी, देन फिर क्या होगा, वो एलिजिबल होगा वोट के लिए। बना सकते हो, सिंपल है, कि आपको चेक करना है नेस्टेड का यूज करके। पहला, कि आपको पहले चेक करना है कि जो भी यूजर है उसका एज 18 से अबव है या नहीं है। अगर 18 से अबव है देन आपको दूसरा कंडीशन में लिखना है कि उसके पास वोटर है या नहीं, इक्वल टू यस और नो। तो वाई और एन के बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, या तो अगर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आपने ऑड इवन का केस देखा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपके पास एक नंबर होगा एन, एन मान लो ये 30 है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, बताना कि ये ऑड है इवन है। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो आपको चेक ही नहीं करना है, सिंपल। कि अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, तब आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो आपको ये चेक ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, दूसरा कंडीशन ऑड इवन के लिए होगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड का बन जाएगा। तो एक बार ट्राई करो फिर बताते हैं। कितना टाइम, 2 मिनट 5 मिनट। बाकी बाकी आप क्या करो, दिमाग थोड़ा अच्छा पढ़ा ललित करूँ समझ आ रहा है कभी यूज कर लिया बोर्ड वाला ये वाला है it's positive
माइनस है और ये ज्यादा 80 प्लस बताओ यस 40 ज्यादा कुछ नहीं ये क्या हो रहा है 40 खाने को अरे जी आरजेडी क्या फॉर्म पे डाले जरा वो डाले हो क्या अभी आगे अबे कमेंट कर तभी कमेंट देख मैं इधर WhatsApp पे अरे भाई तो अभी आ गया पहले तो ये डालता ही नहीं ईच की जगह सीधा इट इजी बनाना काम को एंड 17 डाल मोटिवेट टू मूव ठीक है अब आप इसमें रन कर तब फिर कोई भी डाले मान लीजिए 20 डाल 20 90 डाल कोई बात नहीं जिसको भी वोट डालने जाते हैं वो तो कम पढ़ा लिखा क्या करना है वही तो वो पढ़ा लिखा किसका किसका बना किसका नहीं बना ये बता जल्दी क्या प्रॉब्लम आ रही है द इंटरनेट का यूज होना चाहिए अगर इंटरनेट का काम इजी करना है मतलब इंटरनेट का यूज की जॉब मेरा हो गया सर दिखाओ कोई लेटर दिखाओ रिवर्स करना मतलब हो कोई नहीं तेरा फॉर्मेट पढ़ा कैसे लगा सब कुछ है ये पढ़ाया इसके पास जाएंगे ये रिवर्स सही है उसका अगर नहीं होगा उसको तो मिला था अंतिम में मना कर दिया अच्छा
तेरे पास मेरे पास नहीं है तो मजाक कर रहा हूँ। क्या मुझे को तो एकदम मन नहीं अपनी लाइफ के चार पाँच मर जाएगा कर लूंगा तेरे के साथ। इससे क्यों मैं तो तुम्हारा भरोसा वो कमीना मेरा वोटर खा लूंगा मेरा वो खा लूंगा। अरे वो खा गया मेरा अटेम्प्ट हो गया। अरे कैसे हो गया कोई चलो ठीक है कोई तो सर एक टेबल में मानो दिक्कत है एक कंपनी जिसका हमने अप्लाई किया ठीक है ना अभी क्लास के बाद ये सारा चीज पूछना, ठीक है, कि जब क्लास चल रहा है तो क्लास के बारे में ही सोचना, क्योंकि इधर उधर माइंड रहेगा ना तो क्लास की चीजें नहीं आती। बाकी वो सारा चीज एक बार क्लास के बाद पूछ लेना। क्या लॉजिक लिखा है, किसका बना है? हम्म? हाँ, नंबर इक्वल टू 30 का मैंने बताया। अब ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैसे चेक करेंगे? कोई भी नंबर पॉजिटिव कैसे होता है? अच्छा जी, हाँ, जो ग्रेटर देन 0 होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सा है, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। तो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। पॉजिटिव कौन सा है? तो नंबर, ठीक है। तो आपको ये नंबर क्या होगा? प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना था? तो वो तो बता दिया। नहीं तो पहले भी इसका एक क्वेश्चन कि अगर वो क्या है पॉजिटिव है तब आगे चेक होगा। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ से रन हो रहा है, मतलब ये इसी के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा। कौन सा? ऑड इवन का, है ना। तो आपको यहाँ पे ऑड इवन चेक करना है। तो बस इसी के अंदर क्या करोगे? इफ एल्स का लगा दोगे। अगर आपको क्या करना है इस तरीके से, तो अब इसको रन करोगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है और इवन नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ। अब क्या होगा? कुछ भी चेक होगा? नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब बताओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अमन। अमन बताओ ये क्यों नहीं रन हुआ? पर हाँ, कि हमें पता है, मैंने बताया था कि ये क्या होगा कि जो भी कोड इफ के अंदर है हमें कैसे पता चलता है? इंडेंटेशन से पता चलता है, ठीक है। और इफ के बाद देखोगे 4 स्पेस है ना। और 4 स्पेस कहाँ तक है? तो लास्ट लाइन तक है ना। तो मतलब जितना भी कोड है वो सारा किसके अंदर है? इफ के अंदर। और इफ का कोड कब रन होता है? जब ये कंडीशन ट्रू होगा, सिर्फ ट्रू होगा तभी इसके अंदर का कोड रन होगा। अगर फॉल्स हुआ तो नहीं रन होगा, ठीक है। अब बताओ, मेरे यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है और हमने कंडीशंस क्या लगाया? तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स आया तो ऑटोमेटिकली मैंने बताया कि इफ के अंदर जो कोड रहता है ट्रू होने के बाद ही रन होता है। तो ये रन होगा या नहीं होगा? तो सिंपल समझ में आया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड लिखता तो वो क्या कंडीशंस पे डिपेंड करता या नहीं करता? मान लो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं प्रिंट डन, ठीक है। अब ये बताओ
ये हो जाएगा। अब ये रन होगा या नहीं होगा? अमन आप बताओ, ये रन होगा या नहीं होगा? ये सब हो जाएगा। क्यों होगा? ये नहीं हो जाएगा, तो ये सारा अलग है। देख लो तुम्हारे क्लास में 2 जजमेंट आ रहे हैं, बताओ। उसका वैल्यू नहीं रखी, बस वो रहेगी। आप हो जाएगा सर, नहीं होगा आपका? हो जाएगा हो जाएगा है अलग है, हो जाएगा। हो जाएगा। आप जब कंफ्यूज होकर बोलेगा तो क्यों? नहीं हो जाएगा क्योंकि उस स्ट्रिंग में अलग से दे रखा है। स्ट्रिंग में उससे कोई मतलब नहीं है, स्ट्रिंग में रहे चाहे नंबर में रहे, सिंपल सी बात है। मैंने बताया कि जो इफ के अंदर है ट्रू होगा तभी रन होगा, है ना? तो मान लो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कोड ना ही इफ के अंदर है, तो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो ये हमेशा प्रिंट होगा। समझ में आया कैसे पता चला? कंडीशन से बाहर है। अब कैसे पता चलता है ये कंडीशन के बाहर है? बताओ कैसे पता चल रहा है कि ये इफ के कंडीशन के बाहर है? कि इंडेंटेशन के बेस पे आपको पता चलता है। दिख रहा है कि यहाँ तक हमने जो इफ का वैल्यू रखा था, आप देखोगे ये सेम है, तो ये क्या हो गया? इफ के अंदर हो गया। अब चूंकि आप देखोगे इंडेंटेशन क्या है, इफ के बाहर है, कि हमने उसको बाहर कर दिया, तो ये क्या हो गया? इफ के बाहर हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से इसमें भी देखोगे कि ये इफ के अंदर है, मतलब ये रन होगा तभी ये रन होगा, ये इल्स है तो इसके अंदर। तो इस तरीके से इंडेंटेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि मेन यही रहता है कोडिंग में कि कौन सा कब रन होगा ये पता होना चाहिए आपको। पता चला क्यों क्यों रन होगा ये? क्योंकि वो इससे बाहर है। कैसे पता चला? तो इंडेंटेशन के बेस पे ही आपको सारा आंसर करते हैं, ठीक है? तो ये अब दोनों रन होगा। दिख रहा? अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव करता हूँ, अब रन होगा डन वाला? ये बताओ। नहीं होगा। हाँ वो तो होगा। यही चीज तो पूछ रहे थे। ये वाला सा। होगा। आप बताओ क्या नाम है इनका? क्यों? जब मैंने बताया तो होगा, तो सब बोल रहे हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूं? नहीं होगा। बताओ क्यों? क्यों? देखो बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस जरूरी है, आगे जाके एडवांस लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चंस कम करोगे तो चलेगा, लेकिन बेसिक्स लेवल में कैसे हो रहा है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक लेवल में नहीं पता होगा तो कोडिंग में कंफ्यूजन रहता है। अब ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ये वाला लाइन प्रिंट होगा पर नहीं होगा रन करेंगे तो? क्यों? कैसे पता चल रहा है आपको? कहाँ से दिख रहा है? बीच में कि ये दिख रहा है कि आपका इफ क्या था, यहाँ से यहाँ था, इसके अंदर जितना भी कोड है तो आप एक इंडेंटेशन मतलब एक लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। दिख रहा है? तो ये आपके आर के आसपास आ रहा है ना? मतलब ये क्या है कि पी हमने इससे पहले स्टार्ट किया, मतलब इफ और पी दोनों इक्वल है ना? किसी को भी क्या मिलेगा? ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, दोनों इक्वल पार्ट में, मतलब दोनों रन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा? आपका दोनों रन होगा। अब ये समझ में आ गया होगा? तो ये क्या होगा कि आपका डन रन हो जाएगा। पॉजिटिव किया तो आपको साथ में दिखेगा पॉजिटिव नंबर है, इवन भी होगा और डन। समझ में आया? बन जाएगा। तो ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बनाओ जल्दी से फिर, एज वाला। अच्छा ये बताओ इंडेंटेशन का समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि कौन सा लाइन कब प्रिंट होगा वो समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आएगा तो कोडिंग आधा समझ में आ जाएगा आपको। समझे? अब आपको बताना है एज अगर 18 से ज्यादा है तब आपको चेक करना है क्या कि उसके पास वोटर आईडी है या नहीं। वोटर आईडी में एक स्ट्रिंग रख सकते हो सिंपली यस और नो के बेस पे। अगर होगा तो एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसका नेस्टेड में बनाओ। हो गया? आपका हो गया? दिखाओ। इफ एल्स कंडीशंस कहाँ है? एक और कि एज 18 प्लस उसके पास वोटर आईडी भी होना चाहिए, कि वोटर आईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए, तभी क्या होगा? वोट के लिए एलिजिबल होगा। मैंने 2 कंडीशंस के लिए बोला है।
जिस तरीके से इसमें था ना ऑड इवन वाला कि पहले पॉजिटिव होगा देन ऑड इवन चेक करना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सिर्फ क्या होगा कि आप कंडीशन चेंज करोगे, कोड एज इट इज होगा, तो भी क्या होगा, आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, कंडीशन ठीक करना है बस। कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगा। बन रहा है तुम लोग का क्या, असेसमेंट असाइनमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है तुम्हारा? आज मैंने बोला था ना, जब यहाँ आए तो तब तक पढ़ो, बनाओ, जब आए हो तो उसका फायदा उठाओ। और तुम्हारा क्या चल रहा है? मैंने तो अब हाथ छोड़ दिया। हम्म? मैं नहीं कर रहा था। क्यों? अब वो डेस्क वेस्क लगाना पड़ता है। अच्छा, आगे का टॉपिक पढ़ते हो? नहीं मतलब 21% हो रखा है, मतलब चैट हाँ। जीपीटी डेफ नहीं बता रहा है उसमें भी। नहीं मतलब वो आगे का टॉपिक होगा ना, इसलिए। अच्छा नहीं, आपने तो 60% पढ़ा है, मैंने तो 21% कर तुम्हें भी बताया किस हिसाब से चला है क्लास, इतना स्लो। तो हर एक एक डेटा टाइप के लिए एक क्लास लगाया प्रॉपर। वही तो सर, वही मैं होता था हमारे टाइम पे ऐसा था ही नहीं, उसमें भी 2-3 क्लास लगा था। 2-3 क्लास में सब लिख तक गया था। क्या नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे टाइम में क्या, कर दिया। उस टाइम क्या था ना कि मैंने नोट्स नहीं बनाया था, तो मैं अपने हिसाब से चल रहा था। अभी क्या है कि मैं प्रॉपर नोट्स बना के उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि सारी चीजें कवर हो रहा है, ठीक है। और ये नोट्स क्या है ना कि बेसिक से लेकर एडवांस का सब कवर कर रहे हैं, समझे। और अगर नॉन टेक्निकल बंदा रहा तो फिर यही रहता है, थोड़ा सा स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 2 दिन काफी होता है डेटा टाइप के लिए। सर वो 34 साल 35 साल गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे थे प्रिपरेशन। घर वाले ना लाओ कैसे करें? हम्म। तो गरीब पे चलता है। गवर्नमेंट- ऐसा लगता है कि आगे नहीं होता। जबकि मैंने तो रिजल्ट लाके दिया था, नहीं मैंने सही सही है। हमारे यहाँ रहता है कि हमें कुछ मतलब नहीं है, जो करना है करो, कैसे खाना कैसे रहना तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कमाना तुम्हें खाना। घर में पैसे चाहिए। बना एरर क्या लिख रहा है? एरर में सबसे लास्ट लाइन हमेशा देखोगे, टाइप एरर दिखा रहा है। हाँ स्ट्रिंगर है। हाँ, कि आप जो चेक करना चाहते हो वो स्ट्रिंग है, और जो आप यहाँ पे दे रहे हो वो क्या है, इंटीजर है। सर थोड़ा सा आइडिया लगाओ। कौन सा? क्या रेड आ रहा है? वो ऊपर वाला वहाँ पे लिखा है ना num equals to 30। हाँ, रेड क्यों आ रहा है मतलब? ये रेड क्यों आ रहा है? आपके में तो नहीं आ रहा ना, आपके में वो ब्लू आ रहा है ब्लू। अच्छा, करली ब्रेसेस है। एफ स्ट्रिंग पता है ना? वो टूट गया था कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, इसमें ऑड इवन क्यों लगाया है? ऑड इवन नहीं लगाना, मतलब इसमें ऑड इवन हटा दो। हाँ, इवन और सिर्फ इफ एल्स है, इफ और एल्स है। उसके जगह पे क्या होगा, वोट इक्वल टू का एन लग गया। इंडेंटेशंस कहाँ है तुम्हारा? इंडेंटेशन कॉलन सब भूल गए, रनूंगा। अब ये बताओ, ये नेस्टेड है या मल्टीपल है? मल्टीपल। और मैंने किस लिए, मल्टीपल है तो दोनों रन होगा या फिर कोई एक रन होगा? तो दोनों ही रहना। हाँ, तो और मुझे क्या करना था कि 18+ है, तभी क्या करना है, वोटर आईडी चेक करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, तो इसी के अंदर स्पेस के अंदर डाल दोगे सारा, है ना। तो इसको क्या कर सकते हो ना, एक ही बार में रख सकते हो। तो जैसे ये सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट डाउन, और सिंपली एक टैब क्लिक करोगे तो सारा क्या होगा, 4 स्पेस में चला जाएगा। अब आप रन करोगे तभी वो रन, दोनों हो रहे, क्योंकि आपका क्या है, 18+ है तो हो गया, वोटर आईडी है तो यस, तो यस इक्वल टू यस है। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, नो कर दो, एंड कि उसके पास वोटर आईडी नहीं है, रन करो तो ये क्या दिखाएगा। अच्छा, ये तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट में सेम लिखा है ना दोनों में। इसमें क्या होगा, एज, जो भी एज इज ग्रेटर देन 18 है
देन क्या होगा, एलिजिबल वाला ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये एज वाला ही सिर्फ ना, तो उसमें एज वाला ही प्रिंट करेंगे ना। वैसे जब हम चेक करते हैं तो उसमें कंडीशन फिर वो रिपीट थोड़ी होती है, वो तो अगर चेक सही होता तो होती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि इसका जो एज है वो कितना है, 19 है। ये दिख रहा है, एज 18 है, मतलब 19 है, और क्या है उसके पास, वोटर आईडी नहीं है, नहीं है तो वो इलिजिबल नहीं है, क्या नहीं है, इलिजिबल नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉट इलिजिबल। हाँ बट तो इस तरीके आप से कह रहे हो एक ही कंडीशन प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट आपने डबल रखा है ना, अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट हम हटा दें तो आप देखो, क्योंकि वो नहीं है तो वो आगे चेक करके फिर वो उसको मतलब रिवर्टिंग वगैरह। हाँ सर इसका दोनों ही आ रहा है ना। तो उसने क्या गलती की है देखो एक बार, हम सर ये वाला तो print नहीं नहीं क्या गलती किया है, तो पूछ रही हूँ सर। इफ एल्स है, मुझे कंडीशन जो चेक करना था इफ के बाद करना था ना कि एल्स के अंदर, देख रहा एल्स, ये क्या लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल, उसके बाद आप ये कंडीशन चेक कर रहे हो, जबकि मुझे ये कब चेक करना था, ये एज के बाद, समझे, तो ये इफ वाला एल्स वाला नहीं होगा, हाँ हम तो ये वाला आता है। समझे, तो आपने क्या किया है, वो एल्स वाला होगा भी तो सबसे लास्ट बट में, मेरा आपका सही आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सर मेरा तो print हो रहा है। आप कह रहे हो ना अगर 18 है हाँ एलिजिबल टू वोट है और तो यहाँ पे वोट ये एक ही प्रिंट होगी लास्ट वाली, हाँ तो इसमें मेरी तो दोनों प्रिंट हो जाएगा। आप रन करो, क्योंकि जितना प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे उतना ही होगा ना, कोई मैंने किया एलिजिबल टू वोट आ रहा है। हाँ हाँ, तो ये सिंपल सिंगल कंडीशंस के लिए हुआ, एक और कंडीशन, चलो मैं एक बार बता देता हूँ फिर, ये मेरा फर्स्ट वाली कंडीशन भी हो रही है जबकि सही मतलब सर एक बार और अब ये बताओ, एलिजिबल टू वोट हाँ। कब होगा, जब 18 प्लस होगा। जब उसके पास 18 प्लस प्लस वोटर आईडी होगा, हाँ। है ना, तो आप यहीं पे क्यों प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हो, पहले ये बताओ, जबकि उसकी एलिजिबिलिटी है मुझे तभी देना है जब किसके पास क्या होगा, दोनों होगा, ये समझ में आया कि 18 प्लस होना चाहिए प्लस उसके पास वोटर आईडी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एलिजिबल सर होगा। उसके लिए तो फिर मुझे दोनों कंडीशन साथ में लिखनी पड़ेगी ना। हाँ साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे बोला था, क्योंकि मैं दोनों कंडीशन अलग अलग दे रही हूँ हम्म, तो फिर तो एक ही को मतलब एक ही जो जिसका प्रिंट होगी उसी का होगा। अगर आप कह रहे हो कि दोनों को साथ दोनों को एक करना है तो दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा ना दोनों कंडीशन को। तो उसके लिए एंड का यूज कर लेंगे, बट हमने जो बताया है कि नेस्टेड का यूज करके बनाना है अभी, समझ में आया, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। सो पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर था, क्वेश्चन सिंपल था कि पहले आपको क्या चेक करना है, एज, अगर एज वो 18 से ज्यादा है तभी वो वोटर आईडी के लिए चेक करेगा, अदरवाइज वो चेक नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वोटिंग का लगेगा, अगर वोटिंग यस है तो उसको क्या मिलेगा, एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, तो हम सिंपल यही कंडीशंस जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा उसी तरीके से लिखते हैं, अगर इनपुट का यूज कर रहे हो तभी इनपुट का नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, अभी नॉर्मल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं, मान लो आपके पास क्या है कि ये कस्टमर का एज होगा, कुछ भी रह सकते हैं, कस्टमर एज, मान लो ये कुछ भी हो सकता है कस्टमर का एज, तो मैंने बोला कस्टमर का जो एज है वो 21 है, देन कस्टमर हैज वोटर आईडी, बन गया, देखो बनाने से बेटर है समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में आ गया तो हम कभी भी बना सकते हैं, और इसके पास मान लो अभी क्या है, नहीं है, कि ये कस्टमर है एक, मान लो कि आप ही हो, मैंने आपका अमन का डेटा लिया, अमन का एज है 21, लेकिन उसके पास क्या है, वोटर आईडी नहीं, ठीक है, आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो चेक करने का तरीका था क्या था, इफ जो भी कस्टमर का एज है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू रख सकते हैं 18, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तब आगे क्या होगा, चेक होगा, अगर नहीं है तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 18 से ज्यादा है ही नहीं तो उसका वोटर आईडी बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं, है ना, अगर उसका 18 है उसके बाद क्या रहेगा, वोटर आईडी के लिए चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत लोगों का बनता है बहुत लोग नहीं बनाते, जैसे इसमें से कितने लोगों का है अभी,
जो 18 से प्लस है और वोटर आईडी है। और ऐसे कितने लोग हैं जो 18 से प्लस है, वोटर आईडी नहीं है? नहीं है ना, देख लिया क्लास में ही। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। इफ कस्टमर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि हमने ये नेस्टेड इफ का यूज किया है। अब इसको आप रन करोगे तो क्या होगा कि आपको कुछ भी प्रिंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोटर के पास क्या है, वोटर आईडी है ही नहीं, है ना। हमने क्या है कि वाई होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये ट्रू होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वाई कर दूंगा, वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो ये आपको प्रिंट कर देगा कि ये इलिजिबल है ना। अगर आपको क्या करना है कि साथ ही साथ कि अगर उसके पास नहीं है तो वो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, इफ के साथ एल्स। तो कौन से एल्स के साथ लिखेंगे, इस वाले के साथ पीछे वाले या फिर इस वाले के साथ? फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले। अगर फर्स्ट वाले के साथ लिखते हैं, मान लो यहीं पे लिखते हैं, तो ये कैसे पता चलता है ये फर्स्ट वाले का है, सेकंड वाले का है? तो उसका जो इंडेंटेशन होगा वो सेम हमेशा होना चाहिए, ठीक है। जहां पे इफ है उसी लाइन पे क्या होगा, एल्स होगा, तो उसी का समझे जाएगा। अब इसमें क्या करते हो, प्रिंट नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अभी भी रन नहीं हुआ। हम्म, ठीक है, 18 से ज्यादा होना चाहिए। हम्म, ये बताओ अभी जो मैंने रन किया वो इफ वाला चलेगा या एल्स वाला चल रहा होगा? सिंपल सा है। सर टॉप पे आके तो हम्म, इफ तो लगाया है। अभी एलिफ मल्टीपल कंडीशंस के लिए होगा ना, और मल्टीपल कंडीशंस रिलेटेड होना चाहिए तब एलिफ लगाते हैं। अब ये क्या है, ये दोनों कंडीशंस रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस है वो अलग तरीके से लिखा जा रहा है। जैसे आप बोलते थे मार्क्स वाला, मार्क्स वाला क्या था कि सारा उसमें डिपेंडेंट था, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या करें, नेस्टेड की तरह यूज करें। अब इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अब इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, है ना, लेकिन मैंने एल्स का पार्ट लिखा था, है ना। तो या तो एल्स इफ वाला प्रिंट होना चाहिए था या तो एल्स वाला। कंडीशंस क्या है, 18 प्लस, है ना। 18 प्लस है तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये ट्रू हो गया। अब बताओ ये एफ वाला चलेगा या एल्स वाला चलेगा? तो यही वाला चलेगा, ठीक है। अब ये वाला चल गया। अब इसके अंदर क्या है, अगेन इफ वाला है ना। अब इसमें इफ वाले में क्या है कि वोटर आईडी यस होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नो है। एंड अगर यहाँ पे नो है मतलब ये क्या होगा कि इसके अलावा है कि वोटर आईडी अगर फॉल्स होता है तो उसकी जगह पे कुछ प्रिंट किया है? तो नहीं किया तो कहाँ से प्रिंट होगा? हाँ, तो ये चीज समझ में आई। क्या हो गया? हाँ? कौन सा? तो ये कंडीशन देखो, ये इफ वाला है तो इसका इफ का ये एल्स है, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, 21 है। ये इफ के अंदर इफ है, अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि पहला कंडीशन तो सही हो गया था, है ना, इसलिए ये पार्ट नहीं चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इफ एल्स में क्या होता है, या तो इफ वाला चलेगा या तो एल्स वाला चलेगा। इसके हिसाब से कौन वाला चल रहा है, तो इफ वाला चलेगा, है ना। इफ वाला चलेगा तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, है ना। अब इसके अंदर ऐसा कोई प्रिंट स्टेटमेंट है जो सिर्फ 18 ट्रू हो उसके बेस पे रन हो? ये सिर्फ क्या है कि इसमें आप वोटर आईडी के बेस पे भी प्रिंट करवा रहे हो कि उसके पास वोटर आईडी इक्वल टू यस है, तभी एक प्रिंट का स्टेटमेंट चलेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि एज 18 हो लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके पास वोटर आईडी नहीं, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, इसके लिए एक एल्स लगा सकते हो, है ना। कि मुझे क्या करना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो उसकी जगह पे भी कुछ प्रिंट करवाना है, तो बोल सकते हो कि वोटर आईडी नॉट, सो इट इज नॉट एलिजिबल। कुछ भी आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉट एलिजिबल लिख सकते हो ड्यू टू एज, एज इज बिलो 18, ये लग सकते हो कंडीशन, ताकि क्या हो, आपका स्टेटमेंट दोनों अलग तरीके से दिखे। ये समझ में आया? इसको एक बार मैं स्टेटमेंट के साथ ही लिख देता हूँ कि एफ स्ट्रिंग योर एज इज बिलो 18, सो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, ताकि आपको भी क्या हो, स्टेटमेंट समझ में आए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 11 कर देता हूँ। अब जैसे रन करोगे तो आपके पास प्रिंट होकर स्टेटमेंट आ रहा है
योर एज इज बिलो 18 सो यू आर नॉट एलिजिबल। एज के बेस पे आ गया। अब अगर उसका क्या है कि एज क्या है 19 है, मतलब वो एज के बेस पे एलिजिबल है। अब इसको रन करोगे तो कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वोटर आईडी के बेस पे क्या है फॉल्स हो रहा है। तो इसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो। देख रहा है, एल्स का हमने लिख दिया, प्रिंट लिख देंगे नॉट एलिजिबल ड्यू टू नॉट, so you have not eligible वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरा कौन सा रन हो रहा है, तो नॉट एलिजिबल ड्यू टू वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, आप 18 प्लस हो लेकिन आपके पास वोटर आईडी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, तो सेकंड वाला रन। क्यों? अच्छा, एज 21 ही डाल दिया ना, इसको मैं 111 कर देते हैं। ये दिख रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर बिलो टू 18। ठीक है, ये समझ में आया कैसे रन हो रहा है? क्योंकि सेम स्टेटमेंट लिखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे आपका था, याद है कि आप क्या कर रहे थे कि सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख दे रहे थे और यहाँ पे भी लिख दे रहे थे, तो सेम चीज आपको लग रहा था कि दो बार रन हो रहा है। तो अगर आप दोनों चीज अलग अलग लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसके बेसिस पे वो रन हो रहा है। हाँ, ये सिंपली कंडीशन है, तो आप कंडीशंस में जैसे यहाँ पे वाई कर दोगे तो इलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वाई, और आप इसको रन करोगे। अच्छा, एज नहीं है ना, एज को भी क्या करना पड़ेगा 21। अब आपको दिखेगा एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो समझे? तो अब अमन क्या है, वोट के लिए एलिजिबल है, तो किसको वोट देना चाहेंगे, कंपनी या क्या बोलते हैं, पार्टी ए या पार्टी बी? किसी को भी नहीं, तो फिर ठीक है। अगर ये पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा हाँ। तो वो अपना रन करेगा एक बार। हाँ, देखो जहाँ पे कुछ ना समझ में आए ना, एक लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे ये इफ है, सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, इफ के अंदर जो भी चीजें हैं ये ट्रू होगा तभी रन होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इसके अंदर कहाँ तक है, तो यहाँ तक है, दिख रहा है। और क्या होगा, ये ट्रू होगा तब रन होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो कौन सा रन होगा, तो इसके एल्स वाला होगा। ठीक है, अब यही चीज इसमें भी फॉलो होगा। इसमें भी क्या है, इसका इंडेंटेशन देखोगे कि इसके इफ के अंदर ये है, तो अगर ट्रू होगा तो ये रन होगा, और अगर इसी का फॉल्स होगा, मान लेते इसी का क्या होगा, फॉल्स होगा, तो इल्स वाला रन होगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो अपना। मेन रहता है इसमें इंडेंटेशन याद रखना है, कौन किसके अंदर है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा एड ऑन करोगे कि जो कस्टमर का एज है और कस्टमर का जो वोटर आईडी है वो आपको एज अ इनपुट लेना है कीबोर्ड से, कि टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, कोई नहीं, सारा न्यूज आराम से सुनेंगे। नहीं, वो छोड़ो, यहाँ पे कोई क्लास है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। सिंपल फॉर्म मेन तो यही रहेगा ना, अगर आप एक चीज फोकस करोगे, चाहे बिजनेस प्रॉब्लम कुछ भी हो, मतलब कंडीशन कुछ भी हो, सिंटेक्स यही फॉलो होगा। समझे? तो कंडीशंस के लिए यही चीज है। तो मैंने सेम चीज फॉलो किया दो बार, मतलब दो क्वेश्चंस किए, दोनों में देखोगे तो स्ट्रक्चर सेम था, है ना। सिंपल क्या था कि यहाँ पे कंडीशंस दोनों में चेंज हुआ था, है ना। तो रियल वर्ल्ड में भी इसी तरीके से काम होता है। इसीलिए हमें क्या होता है कि सिंटेक्स और बेसिक पढ़ना, कि बेसिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो सिर्फ अपना लॉजिक चेंज करते हो, अपना कंडीशन चेंज करते हो, आंसर आ जाता है। समझे? हाँ, तो इनपुट ले लिया यूजर से। इससे ले लो। तो एक और क्वेश्चन देते हैं फिर आगे देखते हैं। तो मुझे पता है क्यों पूरे हम्म की छुट्टी में पागल हो गया। क्योंकि इंडेंटेशन क्लियर रहेगा तभी आगे का क्लियर होगा। इससे दिक्कत होती है।
जब हम वैसे करते हैं ना उस वाले पेज को आईटी विधान का सिंबल होता है उस पे है ना हमेशा बार बार इंडेंटेशन अब चैट जीपीटी तो है वो अपने आप क्रिएट कर देता है किस जगह पे लगाना है एक बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था उसमें आधे घंटे लग जाते को समझ में बहुत दिक्कत होती है। देखो अगर आपको नहीं पता कि इंडेंटेशन कहाँ पे जाएगा, बात क्यों कर रहे हो, बात करना बगल वाली क्लास। नहीं, आवाज तो यहाँ तक आ रही है तो देता है पर फिर भी आवाज आती है कि जैसे मान लो आपको इंडेंटेशन यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने क्या किया, बैक स्पेस यहाँ तक ले जाओगे और सिंपली एक एंटर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके जब इंडेंटेशन अपने आप ले लेगा। तो ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस खाली कोई नहीं है। अच्छा ये वाला होगा, मैम जहाँ पे बैठी है, मतलब बात करना ही है नहीं। क्वेश्चंस देखो क्या एरर है, बगल वाले से एक बार पूछ के देखो, उसने भी पढ़ा है कुछ। ये पेज पे भी है हम्म वो ऐसा नहीं हाँ हाँ, एक बार इनका भी डालना है और इनका भी, दोनों इनपुट बॉक्स पे भी लेना। एरर क्या आ रहा है, हाँ तो ये सॉल्व करो, लगा दो ना बस देख लो। नॉट हाँ बट एलिजिबल खाली एलिजिबल तो लिखा ही नहीं है, हम्म, तो वो सिंगल एलिजिबल क्यों आ रहा है? वो क्योंकि उसके बाद जब मैंने रन किया ना, उसके बाद थोड़ा सा कोड में उसमें लिखा है, इसलिए अगर मैं दोबारा रन करूंगा तब हो जाएगा। ये मैं प्रिंट कर रही हूँ हम्म स्टेटमेंट तो मेरी ये वाली आनी चाहिए एलिजिबल टू वोट। हाँ ये प्रिंट थ्योरी नॉट एलिजिबल टू वोट रन करो। तो जबकि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी और एज भी 21 है, तो मेरी प्रिंट होना चाहिए एलिजिबल टू वोट। एज इज ग्रेटर देन 18। अच्छा यहाँ पे यस की स्पेलिंग देखो और यहाँ पे देखो, अगर सब चीज सही है तो कुछ ना कुछ गलती होगा, समझ में आया। ठीक है इस जगह तो और सर एक और तो ये वाली ये जो आपने सिचुएशन बताई आप ये ऐसे हो सकती है ना फिर। ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके बना रहे हैं हम लोग, और ये ऊपर वाला ये next। नेस्टेड का, क्योंकि हमें नेस्टेड पढ़ना था इसलिए हम लोगों ने नेस्टेड पे ज्यादा फोकस किया है। लेकिन मल्टीपल इफ में क्या होगा कि आपको क्लेरिफाई नहीं होगा कि किसके बेस पे प्रिंट करना है, कि मान लो आपको क्या करना है, इसी को नेस्टेड की जगह पे लॉजिकल पे बनाना है, तो कैसे बनाओगे। और लेकिन स्टेटमेंट ये दो प्रिंट होना चाहिए। तो सर एल्स भी एलएफ का यूज होगा नहीं नहीं, एलिफ में क्या होता था याद है, एलएफ तो मल्टीपल कंडीशन तभी हमारे पास नॉर्मली दो कंडीशंस। कुछ और क्वेश्चंस फिर आगे देखते हैं। सर वेब स्क्रैपिंग प्लीज बता देना, बहुत मुश्किल है वेब स्क्रैपिंग। आपको करना है वेब स्क्रैपिंग। हाँ सर बहुत मुश्किल है, मैम ने बताई थी तो सर लिंक लिखवा दी वो समझ नहीं ऐसे देखो अगर तुम्हें बेसिक कोडिंग आता है तो तुम चैट जीपीटी से वेब स्क्रैपिंग का पूरा कोड लिखवा सकते हो, लेकिन हाँ कोड समझ में आना चाहिए। सर मैं समझ ही नहीं पाई कि उसमें फाइल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसमें वो जो होता है हाँ मैं समझ गया कि ओपन करके उसमें से चेंज कैसे करें, फिर दोबारा कैसे सेव कर रहे थे। वो तो रिकर्शन से भी मुश्किल टॉपिक है, हम्म रिकर्शन मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल वेब स्क्रैपिंग और उनसे भी कुछ ज्यादा मुश्किल है तो वो इनहेरिटेंस के पास देखो सबसे मुश्किल कुछ नहीं है। थर्ड लेवल मैंने 3 बार पाइथन की वीडियो तीनों में समझ नहीं। कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब चौथी बार ना समझ में आए तो फिर समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इक्वल टू
क्या कह रहा है? तो किस बात का बी आधार कार्ड C3। अब इसमें से बताना है तीनों में से कौन सा लार्जेस्ट है, बताओ। इफ एल्स का यूज करके बनाओ, इफ एल्स का ही यूज करना है, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। बाकी एक मैं कॉल कर लेता हूँ तब तक। हेलो, वालेकुम सलाम, कहाँ पहुंचे?